इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म, अ डिस्टिंक्ट पैराडाइम ऑफ डेवलपमेंट पुस्तक के भव्य विमोचन समारोह में, जो आज 29 अप्रैल 2025 को संविधान क्लब ऑफ इंडिया के डिप्टी स्पीकर हॉल, नई दिल्ली में संपन्न हुआ। यह हमारे लिए गर्व और सम्मान की बात रही कि इस कार्यक्रम की गरिमामयी अध्यक्षता भारत सरकार के माननीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने की। उनका प्रेरणादायक वक्तव्य सभी उपस्थित गणमान्य अतिथियों और श्रोताओं के लिए अत्यंत मार्गदर्शक और विचारोत्तेजक रहा। कार्यक्रम का शुभारंभ सायं 5 बजे हुआ, जिसमें सबसे पहले दीप प्रज्वलन और सरस्वती वंदना के माध्यम से ज्ञान की देवी मां सरस्वती का आह्वान किया गया। इसके पश्चात पुस्तक के लेखक और अन्य विशिष्ट अतिथियों द्वारा मंच को सुशोभित किया गया। कहते हैं कि जो कॉन्सेप्ट है सस्टेनेबिलिटी का, दो तरीके से आप जो है, एक जो एंटी कॉलोनियल सोसाइटी, डिकोलोनाइजेशन, दो तरीके से हो सकती है। हमेशा से सस्टेनेबल रही है, उसको पहचानने की आवश्यकता है। इसीलिए ये जो पैराडाइम ऑफ डेवलपमेंट है, ये पैराडाइम ऑफ डेवलपमेंट इंक्लूसिव डेवलपमेंट की तरफ ले जाता है, जो कि भारत सरकार का माननीय शिक्षा मंत्री का एजुकेशन को लेकर इंक्लूसिव एजुकेशन, ऑफ कोर्स वेयर मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो जो पैराडाइम है वो एक्सक्लूजन को लेके जाता है। इसलिए आप देखेंगे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में, पहले जहां से मैं भी आता हूं, वहां पे डिपार्टमेंट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एक्सक्लूजन है, एक्सक्लूजन को पढ़ाई है, वो उस पैराडाइम का है। और ये जो पैराडाइम है ये इंक्लूजन का है। इसलिए ये किताब बहुत जरूरी है सोशल साइंस की दृष्टि, ना ही बस इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च की दृष्टि से जो है। और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं कि मुझे इससे जुड़ने का मौका मिला। आईसीएसआर में एक साल में लगभग हम 1000 के करीब जो है रिसर्च रिपोर्ट्स आती हैं, जो बुक में तब्दील जो है ट्रांसफर हो सकती है और फिर पॉलिसी मेकिंग के लिए कामयाब हो सकती है। और माननीय शिक्षा मंत्री जी ने भी कहा कि एनबीटी के साथ मिलकर, और हमारा उद्देश्य ये है कि जो 1000 किताबें जो डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ जो डेवलपमेंट जिसमें आईसीएसआर करा रहा है, एक आम छात्र जो चाहे गोरखपुर में हो, गोपालगंज में हो, महाराष्ट्र के छोटे कॉलेज में, वो भी उस किताब को पढ़ सके। गजानन मोडक जी, मंच पर उपस्थित आदरणीय श्री सुनील अंबेकर जी, और मंच पर उपस्थित डॉक्टर विनय सहस्रबुद्धे जी, वाइस चेयरमैन राम भाव मालगी प्रबोधनी, इस सभागार में उपस्थित मूर्धन्य विद्वान विद्वज्जन, जिनका कार्य अपने आप में वंदनीय है और जो इस देश को आगे ड्राइव कर रहे हैं, उन सभी लोगों का मैं वंदन करता हूं और आशा करता हूं कि आज का जो ये कार्यक्रम है ये एक नया मील का पत्थर साबित होगा। जैसा कि प्रोफेसर धनंजय सिंह ने बताया, भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद आज प्रोफेसर अशोक गजानन मोडक जी की पुस्तक एकात्म मानववाद के विमोचन कार्यक्रम में आपका हम हार्दिक स्वागत करते हैं और आईसीएसआर अपने को गौरवान्वित अनुभव कर रहा है। आज के इस अवसर पर माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री महोदय की उपस्थिति हमारे लिए विशेष सम्मान का विषय है और ये एकात्म मानववाद भी एक तपस्या है और इनकी एकात्म लाने के लिए हमको तपस्या करनी पड़ेगी, तभी ये संभव हो पाएगा। प्रोफेसर अशोक गजानन मोडक जी की पुस्तक इस दर्शन का गहन अध्ययन प्रस्तुत करती है तथा इसके शिक्षा और सामाजिक व्यवस्था पर करती है और ये बताती है कि एकात्म मानववाद किस प्रकार एक न्याय संगत, समतामूलक और शांतिपूर्ण समाज के निर्माण में सहायक हो सकता है। ये पुस्तक विभिन्न निबंधों का संग्रह है जो एकात्म मानववाद के विविध पक्षों का सूक्ष्मता से अन्वेषण करते हैं। इसमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विचारों की तुलना महात्मा गांधी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया तथा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे अन्य महान विचारकों से की गई है। साथ ही स्वामी विवेकानंद और लोकमान्य तिलक के विचारों का दीनदयाल उपाध्याय पर पड़े प्रभाव का विश्लेषण भी किया गया है। आदरणीय शिक्षा मंत्री हमारे मित्र श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, साथ ही इस कार्यक्रम के केंद्र में जो है वो वरिष्ठ शिक्षाविद, प्राध्यापक और इस पुस्तक के लेखक डॉक्टर अशोक मोडक जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचार प्रमुख श्री सुनील अंबेकर जी, साथ ही साथ आईसीएसआर के सभी पदाधिकारी गण, श्रीवास्तव जी, धनंजय सिंह जी,
सामने बैठे हुए सभी महानुभाव भाइयों और बहनों, यह कार्यक्रम इंडियन काउंसिल फॉर सोशल साइंस रिसर्च और रामभोग महर्षि प्रबोधिनी के संयुक्त तत्वावधान में है और सोशल साइंस रिसर्च के क्षेत्र में प्रबोधिनी भी अपनी पद्धति से कुछ न कुछ प्रयास करती रही है। उल्लेखनीय है कि भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद के द्वारा प्रबोधिनी के इंडियन जर्नल ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नेंस को भी कुछ सहयोग मिलता रहा है और यद्यपि हम अपने देश का वर्णन सार्थक रूप में जनतंत्र की जननी करते हैं, मगर लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को समर्पित एक भी शोध केंद्रित जर्नल देश में नहीं था और इसलिए ICSSR was kind enough to support our initiative, and for last more than 3 years we are coming out with this biennial journal on democratic governance. I am very grateful to ICSSR for having supported us not only in this initiative but also accepting our request to have this kind of a function, because Dr. Ashok Modak also has been a part of Rambhau Mahargi Prabodhini. He was our trustee for a long time, and basically for many of you Dr. Ashok Modak is not a new name. हम में से अधिकांश लोग मोडक जी को बहुत अच्छे तरीके से पहचानते हैं। बावजूद इसके कभी कभी जिस व्यक्ति को हम पहचानते हैं ऐसा हमें लगता है उसके बारे में बारीकियों में बहुत जानकारी हमारे पास रहती नहीं, इसलिए संक्षेप में मैं डॉक्टर मोडक जी के बारे में कुछ बातें कहूँगा। डॉक्टर अशोक मोडक ने अर्थशास्त्र और राज्यशास्त्र में MA संपादन करने के बाद अर्थशास्त्र में PhD पूरी की। उनका कुछ अध्ययन यहाँ पर दिल्ली में हुआ, बाराखम्बा रोड में जो ISIS हॉस्टल है वहाँ पर रहते हुए, और बाद में कुछ साल वो मॉस्को में, क्योंकि उनका विषय था सोवियत एड, इकोनॉमिक एड टू इंडिया, और इस विषय पर उन्होंने 70 के दशक के प्रारंभ में PhD संपादन की। उसके बाद वर्षों तक वो मुंबई के रामनारायण रुइया कॉलेज में अर्थशास्त्र और राज्यशास्त्र पढ़ाते रहे। बाद में मुंबई विश्वविद्यालय के राज्यशास्त्र विभाग में पढ़ाते रहे। उसी दरमियान मुंबई विश्वविद्यालय में सेंटर फॉर सोवियत स्टडीज, जो बाद में सेंटर फॉर यूरेशियन स्टडीज बन गया, उसमें भी उन्होंने लंबे समय तक अध्यापन का काम किया। बट आई मस्ट मेंशन ओवर हियर दैट ही इज ए prolific writer as well. Practically in every other Marathi journal, he has been contributing very regularly, and the passion with which he has been writing on number of subjects, especially contemporary issues and also deeply philosophical subjects, it's something very remarkable. मैं रूस में 5 साल हुआ आया, 2 साल वहाँ रहा हूँ। मैंने देखा है किस तरह से सोवियत यूनियन practically followed nothing but unadulterated statism. नतीजा क्या हुआ हमें मालूम है। सोवियत यूनियन collapsed, Marxism, the first experiment of the world, that has also collapsed. Peculiarity lies not in particularly prediction regarding the Soviet collapse, but also regarding the collapse of Lehman crisis. दीनदयाल जी अपने पहले या दूसरे व्याख्यान में श्रोताओं को बताते हैं कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर ये विकार रहते हैं मनुष्य जीवन में, लेकिन हिंदू संस्कृति ने उनको षड रिपु कहा है। ये व्यक्ति के 6 दुश्मन है। दुर्भाग्य से पूंजीवाद ने और मार्क्सवाद ने इनको अपनी आधारशिला मानी है। क्या ये सही नहीं कि एडम स्मिथ कहते हैं, थिंक ऑफ योरसेल्फ, परस्यू योर ओन इंटरेस्ट, द सोशल इंटरेस्ट विल फॉलो। पंडित दीनदयाल जी ने बताया है कि देखिए, भले एडम स्मिथ कहने दो कि परस्यू सेल्फ इंटरेस्ट, भगवद गीता ने, भगवान श्री कृष्ण ने हमें बताया है
कि सर्वभूत हिते रहा, ऐसा आदमी ही दुनिया के लिए पथ प्रदर्शक होगा। लेहमान क्राइसिस में क्या साबित हुआ? मेरा कहने का मतलब, peculiarity of the integral humanism lies in the fact that Deen Dayal ji predicted in 1965 regarding the collapse of Marxism and capitalism. You will all be shocked to know that it was in 1989 when Kuldeep Nayyar happened to be India's High Commissioner to Great Britain. उन्होंने गल्फ न्यूज में एक लेख पढ़ा जो मैंने दुबई में पढ़ा। कुलदीप नैयर कहते हैं कि पता नहीं क्यों, लेकिन एक दिन मार्गारेट थैचर इनवाइटेड मी, एंड डू यू नो व्हाट डिड शी से? शी सेड टू मी, सोवियत यूनियन इज dwindling, collapsing, falling. Let some Indian take initiative and give a lesson how to keep the nation alive. कहने का मतलब, भारत 5000 साल जिंदा है, in spite of all types of invasions, aggressions. परकीय सत्ता होने के बावजूद भारतीय संस्कृति जिंदा रही। मुझे लगता है इसीलिए इंडिया जी ने सोचा एक दफा लोगों के सामने हम ये सत्य रखें। लेकिन मित्रों, दुर्भाग्य की बात यह है कि उन दिनों के इंटेलेक्चुअल्स, उन दिनों के प्रोफेसर्स, उन दिनों के एडिटर्स यूरोप और अमेरिका से बोरो करने के लिए लालायित बने थे। वो चाहते थे, वो कहते थे कि जो यूरोप में, जो अमेरिका में है, उसका ही अनुकरण भारत करेगा तो भारत का भला होगा। Deen Dayal ji was one of the few people, along with Dr. Ram Manohar Lohia, who proclaimed that we must take inspiration from India. Dr. Lohia ji ने तो एक जगह कहा है कि भारत का इंटेलेक्चुअल तेल की चक्की में आंखें बांधकर परिक्रमा करने वाला एक कर्मचारी बन गया है। वो सोचता ही नहीं भारत के बारे में, वो सोचता है यूरोप के बारे में, अमेरिका के बारे में। ऐसा व्यक्ति हमें मार्गदर्शन क्या करेगा? प्लीज ध्यान में रखें, इट वॉज इन 1989 that Poland witnessed the emergence of solidarity, a wonderful historical movement led by Lech Walesa. पोलैंड में हो आया हो। पोलैंड में तोरुन नाम का एक गांव है जो कोपरनिकस की जन्मभूमि है, जहां आज भी कोपरनिकस की मूर्ति है। उस मूर्ति के नीचे एक वाक्य है, वो वाक्य जरा सुनने लायक है। इट वॉज ही हु मेड द सन स्टैंड स्टिल एंड द अर्थ मूव अराउंड। लेच वालेसा ने कहा, आज के हमारी सभा के अध्यक्ष कोपरनिकस महोदय है। Just as Copernicus made the sun stand still and the earth move around, we have decided to make the society stand still and the party move around. बोल्शेविक क्रांति से लेकर केवल रूस में नहीं, अपितु संपूर्ण पूर्व यूरोप में, चाइना में पार्टी केंद्रवर्ती बनी, सोसाइटी परिक्रमा करने लगी। Pandit Deen Dayal ji decided to turn the clock right way. Second peculiarity of integral humanism lies in the fact that there are 6 salient features. Number 1, integral humanism is affirmative, positive, constructive. मित्रों, हम सब लोगों ने ध्यान में रखना चाहिए कि our nation has emerged, taken roots, neither in opposition nor in reaction, but in conviction that there lies divinity everywhere. And India's vision became to spread the divinity everywhere in the nooks and corners of the world.
भारत की ये विशेषता है कि हम सकारात्मक चिंतन करते हैं। दूसरी विशेषता, हम आध्यात्मिक है, हम स्पिरिचुअल है। डू वी नॉट नो दैट स्वामी विवेकानंद delivered a wonderful speech at Lahore on 10th of November 1897 during his tour from Colombo to Almora. And Swamiji gave a wonderful definition of India. He says, India is the union of those hearts which beat to the same spiritual tune. कठोपनिषद में हमें पढ़ने के लिए मिलता है, आत्मानम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव च बुद्धिम च सारथिम विद्धि मनः प्रग्रहमेव च। दुर्भाग्य से ब्रिटिशों को भगाने के पश्चात हम ब्रिटिशों को भुलाने लगे। We decided to build our thoughts on the basis of ideas borrowed from America and Europe. Deen Dayal ji challenged that particular line of thinking. Affirmativism, spiritualism, integralism. मित्रों, हम भूल नहीं सकते कि यूरोप में 17वीं सदी में रेन डेकार्त नाम का जो फिलोसोफर हो चुका है, उसने गैलीलियो और कोपरनिकस के रास्ते से रोड़ा जो अटका था वो दूर करने का एक वृथा प्रयास किया। He decided to entrust mind to Bible, to religion, and body to Vigyan, to science. Descartes is therefore known as the sponsor of mind-body dichotomy. Deen Dayal ji challenged that particular theory. Do we not know that ultimately whatever mind thinks, body merely implements? मित्रों, दीन दयाल जी ने 4 व्याख्यानों में विविध प्रमाण देकर ये सिद्ध किया कि we are not only affirmative, we are not only spiritual, we are not only integral, we are equally holistic in our thinking. इतने वर्षों के बाद मुझे मतलब लगातार हम लोग संपर्क में रहे ही, और सर से हमने ये सारे विषयों पर अशोक जी से लगातार समझने और सुनने का अवसर मिला। पिछले दिनों 2018 में हम लोग रशियन जो प्रेसिडेंट चुनाव में, तो हम लोगों को अवसर मिला, हम दोनों वहाँ एक डेलीगेशन के रूप में साथ में थे 7 दिन, और अशोक जी के साथ होने के कारण रशियन भाषा भी उनको आती है और रशिया भी समझते हैं, तो पूरा यूरोप भी घूमे हैं। तो मेरा यूरोप, रशिया, वहाँ की पॉलिटिक्स, उस प्री कम्युनिस्ट मतलब प्री कम्युनिस्टिज्म और उसके बाद की सारी परिस्थिति, बहुत सारे कई सारे विश्लेषण, तो स्वयं अशोक जी एक ऐसे पूरे ज्ञान का विश्लेषण का एक भंडार है, और हम सब आपसे लाभान्वित हैं, और मैं भगवान से यही कहूंगा कि हम लगातार ऐसे लाभान्वित होते रहे। जहां तक दीनदयाल जी के चिंतन का, इंटीग्रल ह्यूमनिज्म का विषय है, एकात्म मानव दर्शन का, विशेषता को समझना बहुत आवश्यक है। आज के मतलब जब हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र है, उस समय उनकी इस बात को समझना मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दीनदयाल जी स्वाधीन भारत की लोकतंत्र को एक दिशा देने का एक महत्वपूर्ण कार्य करने में लगे हुए थे। दुनिया में और भी देश है जहां लोकतंत्र है और जहां अलग अलग पार्टियां हैं, और गांधी जी ने अपने हिंद स्वराज में ब्रिटिश पार्लियामेंट, उसकी लोकतंत्र, उसके वर्णन उस समय ही करके रखे थे स्वाधीनता के पहले। और देश स्वाधीन होने के बाद जब हमारे देश में राजनीति प्रारंभ हुई, तो उस समय दीनदयाल जी ने एकात्म मानव दर्शन के बारे में अध्ययन करते हुए एकात्म मानव दर्शन को अपने राजनीतिक दल का मुख्य, जिसको मैनिफेस्टो, केवल चुनाव का मैनिफेस्टो नहीं, इट वाज अ पार्टीज मैनिफेस्टो, ये उन्होंने बनाने की भूमिका रखी। अब ये बात बहुत महत्वपूर्ण है
कि कई बार ऐसे होता है राजनीति में कि पार्टी तात्कालिक मुद्दों पर अपनी वोट बैंक बनाने के लिए कभी कभी पॉपुलर मुद्दे लेती है, कभी कभी कोई कास्ट कम्युनिटी कोई ना कोई उसको अपना आधार बनाकर अपना आधार बढ़ाती है, कभी कभी तात्कालिक 5 वर्ष के चुनाव को देखकर लोक लुभावन नारे लगाकर या तात्कालिक परिस्थिति का दुरुपयोग करते हुए अपने राजनीतिक विस्तार का प्रयोग करते हैं। और कभी कभी इसमें जहां लोगों का ज्ञान बढ़ाना चाहिए, यानी ऐसी अपेक्षा करना कि लोग ज्यादा जाने, सब कुछ जाने और ज्यादा से ज्यादा समझदार हो और वो सब कुछ जानकर पूरे देश के बारे में एक व्यापक विचार मन में रखकर वो राजनीति का अंग बने। और ऐसे वोटर की इच्छा करना किसी राजनीतिक दल ने तो आजादी के स्वाधीनता के पश्चात दीनदयाल जी ने ऐसी इच्छा रखकर एकात्म मानव दर्शन और जिसमें उन्होंने महत्व का विषय रखा कि लोक मन परिष्कार होना चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए, लोगों को इस देश के राष्ट्र के बारे में, धर्म के बारे में क्या सही है क्या गलत है, कौन सी पॉलिसी सही है कौन सी नीति सही नहीं है, इसकी उचित समझ विकसित होनी चाहिए। तो मॉडल औद्योगिक क्रांति, उसके ऊपर लोगों की विकास, ये सब उदाहरण के रूप में दिया जाता था। उस समय में भारतीयता के आधार पे पंडित जी ने दर्शाया, एक वक्तव्य दिया, एक तत्व रखा जो तत्व सत्य सनातन है। इसीलिए जब प्रोफेसर अशोक मोडक जी ने उनको एक कंपैरेटिव स्टडी किया तत्व के नाते, उनमें गांधी जी मिले, उनमें लोहिया जी मिले, उनमें बाबा साहेब आम्बेडकर जी मिले, उसमें विवेकानंद जी मिले। इसलिए मैं इसको कहता हूं सत्य सनातन था, निरंतर था। इसी को रेनेसां कहा जाता है, इसको पुनः निर्माण कहा जाता है, उसको पुनः जागृति कहा जाता है, जिसकी एक कॉन्टेम्पररी शब्दावली में समाज जीवन जैसे था उस समय को ध्यान में रखते हुए एक ऑल्टरनेटिव मॉडल के लिए स्वर्गीय उपाध्याय जी ने एक विजन हम सबको दिया, मैं मानता हूं एक दर्शन दिया। विकास केवल जीडीपी या टेक्नोलॉजी के ऊपर नहीं हो सकता है, विचार, व्यक्ति और समाज की सकारात्मक मनोवृत्ति और समावेशी समाज, ये दोनों की एकात्मता से ही एक समाज निर्माण हो पाएगा, ऐसे विचार पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने देखा। पुस्तक इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म अ डिस्टिंक्ट पैराडाइम ऑफ डेवलपमेंट न केवल भारत के समावेशी विकास मॉडल पर प्रकाश डालती है, बल्कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय और एकात्म मानववाद जैसे विचारों को आधुनिक संदर्भों में प्रस्तुत करती है। इस विमोचन समारोह में देश के विभिन्न कोनों से शिक्षाविदों, बुद्धिजीवियों, शोधार्थियों एवं मीडिया प्रतिनिधियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। कार्यक्रम का समापन माननीय मंत्री जी के विचारों के साथ हुआ, जिन्होंने भारत के सांस्कृतिक मूल्यों और विकास की दिशा में एकात्म मानववाद की प्रासंगिकता को विस्तार से समझाया। इसके बाद अतिथियों ने लेखक को बधाई दी और पुस्तक की प्रतियों का अवलोकन किया।